नमस्कार। 5 की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टीके को लेकर चल रहे विवाद की। केंद्र सरकार इस आरोप के बचाव में जोर शोर से जुट गई है कि टीकाकरण के मामले में उससे ढिलाई हुई। नीति आयोग ने इस बारे में तथ्य बनाम भ्रम के नाम से बाकायदा एक बयान पोस्ट किया है। इसमें बताया गया है कि मिथ क्या है और सच्चाई क्या है। ये उनकी तरफ से जारी किया गया है। मिथ ये है कि बाहर से टीका खरीदने के लिए केंद्र पर्याप्त काम नहीं कर रहा। सत्य यह है कि सरकार मध्य 2020 से ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय टीका निर्माताओं के संपर्क में रही। फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना से कई बार बात हुई। वैक्सीन खरीदना बाकी सामान खरीदने से अलग है। कंपनियों की अपनी प्राथमिकता है। उन्होंने अपने देशों को पहले प्राथमिकता दी। सरकार की कोशिश से स्पुतनिक का ट्रायल हमारे यहां जल्द हुआ। दूसरा मिथ यह है कि केंद्र ने दुनिया भर के टीकों को मंजूरी नहीं दी है। सच्चाई यह है कि सरकार ने कई देशों के टीकों को अप्रैल में ही इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी। इन्हें पहले ट्रायल से गुजरना नहीं पड़ेगा। हमारे पास किसी कंपनी की मंजूरी की अर्जी नहीं पड़ी हुई है। तीसरा मिथ यह है कि सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए काफी कुछ नहीं कर रही। सच्चाई यह है कि 2020 के शुरू से ही सरकार टीका उत्पादन में मदद में अहम भूमिका अदा कर रही है। अक्टूबर से कोवैक्सीन का उत्पादन महीने में 10 करोड़ होने लगेगा। दिसंबर तक 3 और कंपनियां 4 करोड़ डोज बनाने लगेंगी। केंद्र सरकार ने इस बात को भी गलत बताया है कि वो राज्यों को कम टीका दे रहा है या उसने राज्यों पर सारी जिम्मेदारी छोड़ दी है। भारत बायोटेक का केवल एक प्लांट था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत सरकार का कि आज भारत बायोटेक का 4 प्लांट है, क्योंकि भारत सरकार ने प्रोएक्टिवली काम करके किस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ाया जाए कोवैक्सीन का, उसके लिए काम किया है। स्पुतनिक को लेकर जो डॉक्टर रेड्डी के साथ काम कर रही है, अब ये मैन्युफैक्चरिंग जो भारतवर्ष में होगा वो 6 कंपनियां करेंगी। ठीक उसी प्रकार जाइडस कैडिला, बायो ई और जेनोवा, इन सबको लिबरल फंडिंग देकर भारत की सरकार ने कोविड सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत वह किस प्रकार भारतवर्ष में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सके और वैक्सीन के उत्पाद को और बड़े प्रमाण में कर सके, बड़े तरीके से कर सके, उसके लिए भारत सरकार कार्यरत है। स्टेट्स को ये मालूम है कि हमारे वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। जब स्टेट्स ने ये कहा कि वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं और चाहते हैं कि वैक्सीन प्रोक्योरमेंट में भी उनकी से हो, तो एक नई व्यवस्था लाई गई कि 50% वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन की है वो भारत सरकार करके स्टेट्स को ही देगी, फ्री टू बी गिवन टू पीपल अबव 45 एंड अबव एज ग्रुप। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, ये कई चीजें, सच्चाई क्या है, मिथ क्या है, ये सब चीजें यहाँ पर कही गई हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि फाइजर जो है वो सबसे पहले आया था, लेकिन जब उसको मंजूरी नहीं मिली या उसकी बातें नहीं सुनी गई तो वो वापस चला गया। वैक्सीन की जब कमी होने लगी तब अप्रैल में जाके और ऑर्डर दिए गए। पहले से अंदाजा जो एक सरकार से उम्मीद होती है कि एक विजन होगा और उसके तहत पहले से ही तैयारी होगी, वो कहीं ना कहीं नहीं है और यही आरोप भी है। बिल्कुल, जैसा कि लगातार कहा भी जा रहा है कि सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे जनता हो, सब गफलत में रहे। ये बात खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कही। तो साफ सी बात है कि वो दिख रहा है कि सरकार को ये लगा कि शायद दूसरी लहर नहीं आएगी। ये कह दिया गया कि भारत ने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली। भारत ने अपनी ओर से वैक्सीन मैत्री अभियान चला दिया। कई दूसरे देशों को जो है वैक्सीन भेज दी गई और भारत में शुरुआत में जो कार्यक्रम चलाया गया वैक्सीनेशन का, उसमें प्रायोरिटी ग्रुप तय कर दिए गए कि सबसे पहले डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स को लगेगा, उसके बाद जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको टीका लगाया जाएगा, उसके बाद 45 वर्ष से ऊपर के कोमॉर्बिडिटीज वाले पेशेंट्स को लगाने की बात हुई थी। तो ऐसे में साफ तौर पर दिख रहा था कि सरकार ने अपनी ओर से एक टीकाकरण अभियान चलाते वक्त कई चीज़ों को ध्यान में रखा, तो कई चीज़ों को ध्यान में नहीं भी रखा। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि हालात इतने भयानक हो जाएंगे अप्रैल मई तक आते आते कि दूसरी लहर जो है वो हजारों लोगों की जान ले लेगी। तो शायद इसीलिए अब सवाल उठ रहा है सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम पर। लेकिन इसमें खाली केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ऐसा भी नहीं है। जो राज्य सरकार हैं उनमें भी कई राज्य सरकार ऐसा है जो अपनी जो लापरवाही, अपनी जो अक्षमता है, उसका दोष वो केंद्र सरकार के ऊपर डालने की कोशिश करती आई हैं। हमने देखा है कि जब पहला अभियान चला था टीकाकरण का, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कि पर्याप्त मात्रा में हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी टीके नहीं लगाए गए थे। और ये बात फरवरी में ही राज्यों की ओर से उठाई गई, कई राज्यों की ओर से, जिनमें कि विपक्ष के शासन वाले राज्य थे। कहा गया
कि राज्यों को अनुमति होनी चाहिए कि वो खुद टीका खरीदे। केंद्र सरकार क्यों टीका खरीद रही है? हमें अनुमति होनी चाहिए कि हम तय करेंगे किसको टीका लगाना है। ये केंद्र सरकार कैसे तय कर सकती है? तो उसके बाद सरकार ने अपने नियम बदल दिए और कहा कि 18 से 44 साल के लोगों को भी टीका लगा सकता है। अगर राज्य सरकार चाहे तो वो सीधे ग्लोबल टेंडर जारी करके खरीद सकती है। और हमने देखा कि कई राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर जारी किया, लेकिन आज भी केंद्र सरकार ने ये मान लिया है कि ग्लोबल टेंडर कुछ नहीं था, ये खाली हवाबाजी है, क्योंकि सबको पता है कि दुनिया में कहीं मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल है ही नहीं और आप ये ऑफ द शेल्फ जाके खरीद नहीं सकते हैं। तो ये साफ सी बात हो गई है। और तीसरी बात ये आ रही है कि ये जो कहा जा रहा है कि वैक्सीन का आवंटन जो है वो ठीक से नहीं किया जा रहा है, राज्यों की ओर से बार बार आवाज़ उठाई जा रही है, तो इस पर केंद्र सरकार ने कहा है कि इसका एक तयशुदा फार्मूला है जिसके तहत ये काम हो रहा है। जहाँ तक विदेशी वैक्सीन का सवाल है, आपने फाइजर का सवाल पूछा। फाइजर को लेकर के बात इसलिए अटकी थी क्योंकि फाइजर ये चाहती थी कि भारत सरकार उसको जो एक क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है कि अगर टीका लगने से किसी की मौत होती है या दुष्परिणाम होता है तो उसके लिए फाइजर जिम्मेदार ना हो। तो भारत सरकार ने कहा था कि इस पर हम समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में ये बात सही है कि अप्रैल में भारत सरकार ने ये कहा कि जहाँ पर WHO हो, चाहे अमेरिका का हो, यूरोप का हो, जापान का हो, UK का हो, जहाँ जाकर स्वास्थ्य रेगुलेटर्स ने जिन जिन वैक्सीन को मंजूरी दी है वो भारत में आ सकती हैं और उनको ब्रिजिंग ट्रायल जो है उससे छूट दे दी गई थी। तो ये भारत सरकार ने अपनी ओर से स्पष्टीकरण दिया है। जी, इसमें जो एक और स्पष्टीकरण में एक और पॉइंट जो है अखिलेश, इसमें कहा जा रहा है कि कोवैक्सीन का उत्पादन जो है वो महीने में 10 करोड़ होने लगेगा अक्टूबर से। कोविशील्ड की बात अभी भी नहीं की जा रही है क्योंकि उसके लिए भी हम देख रहे हैं कि अभी जो विदेश मंत्री हैं वो अमेरिका में हैं, उनकी भी बातचीत होनी है। आजकल में काफी संस्थाओं से, बिजनेस जो वहां पर है उनसे मिलेंगे। ये माना जा रहा है कि वहां पर उच्च अधिकारियों से मिलेंगे जो उनके पास एक्स्ट्रा वैक्सीन है। तो उस पर अभी भी साइलेंस कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। नहीं, देखिए कोविशील्ड का भी जिक्र इन्होंने इस प्रेस रिलीज में किया है। कह रहे हैं कि 11 करोड़ जो है डोज हर महीने कोविशील्ड के मिलने जा रहे हैं जून से, इस बात का जिक्र किया गया है। और आपने सही कहा कि विदेश मंत्री अमेरिका में हैं और वो चर्चा कर रहे हैं एस्ट्राजेनेका का कि उस डोज के बारे में जो अमेरिका ने अपने लिए मंगा के रख ली थी लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं किया था। और आप जानती हैं कुछ दिनों पहले अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इस सारी डोज को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी करने जा रहे हैं। तो भारत ये चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब जारी करें सबसे पहली प्राथमिकता भारत को दी जाए, क्योंकि भारत दूसरी लहर का कहर जो है झेल रहा है। तो इसलिए विदेश मंत्री की यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है। कोवैक्सीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के बारे में भी 3 महीने पहले ही भारत सरकार की ओर से कह दिया गया कि 3 अन्य जो PSUs हैं वहां पर काम शुरू हो गया है। एक जो मुरादनगर में है उत्तर प्रदेश के, वहां पर कह दिया गया कि वहां पर उत्पादन का काम शुरू हो जाएगा, और एक महाराष्ट्र में है और एक तमिलनाडु में। तो इस तरह से 3 और प्लांट है जहां पर कि ये काम शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में कोवैक्सीन की जो डोज है उसका उत्पादन बढ़ जाएगा। जी, और सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि 4 जुलाई से पहले ये साफ हो जाएगा कि अमेरिका कितनी रेडीमेड जो उसके पास अलग से वैक्सीन है वो भारत को दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। वैसे भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। उस हालात में जब वैक्सीन की कमी हो और ऐसे सरकार को एक एक्सप्लेनेशन देना पड़े तो ये भी कई सवाल खड़े करता है। और यहाँ पर कई जो विपक्ष के नेता हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद मोदी सरकार की वैक्सीन नीति को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कई सवाल पूछे हैं। एक वीडियो संदेश जारी करके प्रियंका गांधी ने पूछा है कि भारत सरकार ने वैक्सीन के ऑर्डर में देरी क्यों की। कई देश पिछले साल गर्मियों से ही ऑर्डर कर रहे थे। भारत ने इस साल जनवरी में टीके का ऑर्डर शुरू किया। भारत सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता देशों में शामिल है, फिर भी भारत आज टीके की कमी से क्यों जूझ रहा है? जनवरी से मार्च के बीच 6 करोड़ टीकों का निर्यात क्यों? Why is India one of the largest manufacturers of vaccines in the world facing a scarcity of vaccines today? Why was the first order of vaccines by the government of India placed in January 2021 when other countries began placing their orders in the summer of 2020? Why did our government export 6 crore vaccines between January and March 2021 while vaccinating only 3.5 crore Indians during the same period of time? The government of India owes the people of India answers. We have to ask them questions and they will have to answer to us. वैसे कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस महामारी ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। ब्लैक फंगस के मामले जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में पीएम की तरफ से अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं वो आपको बता देते हैं। दुनिया में जहां से दवा मिले वो भारत लाएं, ये निर्देश है पीएम का। इलाज के लिए जो इंजेक्शन की जरूरत है उसका देश में भी उत्पादन बढ़ाने की पहल हो। 5 और कंपनियों को दवा बनाने का लाइसेंस है। अमेरिकी कंपनी गिलियड साइंसेज एम्बिसॉम से मिल रही है मदद।
कंपनी अब तक 1,21,000 इंजेक्शन भारत भेज चुकी है। 85,000 और वायल जो हैं वो जल्द पहुंचने वाले हैं। आने वाले वक्त में कंपनी 10 लाख डोज भारत भेजेगी। तो ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन को लेकर राहत भरी खबर है। अब तक बाजार में 7,000 रुपये में मिलने वाला ये इंजेक्शन अब सिर्फ 1,200 रुपये में मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस इंजेक्शन को आज लॉन्च किया। देश में एम्फिटेरिसिन बी एमल्शन इंजेक्शन का उत्पादन अभी तक एक ही कंपनी कर रही थी, लेकिन अब वर्धा की जेनटेक लाइफ साइंसेज भी ये इंजेक्शन बनाने लगी है। जेनटेक लाइफ साइंस की रोजाना लगभग 20,000 वायल का उत्पादन करने की क्षमता है। और अब बात दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों की। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 2% से भी कम हो गया है। बीते 24 घंटे में करीब 1100 मामले सामने आए हैं। इस दौरान दिल्ली में 117 कोरोना मरीजों की मौत हुई। ये 15 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम मौतें हैं। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 16,000 के करीब पहुंच गई है, जो 5 अप्रैल के बाद से सबसे कम है। दिल्ली में इस कमी के पीछे लॉकडाउन एक बड़ी वजह मानी जा रही है, लेकिन अफसोस कि इस लॉकडाउन का इस्तेमाल तेजी से टीकाकरण के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाया, क्योंकि वैक्सीन की किल्लत बनी रही और दिल्ली को पर्याप्त टीके नहीं मिले। बरेली में एक युवक ने आरोप लगाया है कि मास्क न लगाने पर पुलिस ने उसे डंडे मारे। इसका विरोध करने पर उन्होंने उसके हाथ पैर में कीलें ठोक दी, लेकिन पुलिस का कहना है कि मास्क पहनने की चेतावनी देने पर उसने पुलिस से बदतमीजी की और फरार हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने खुद ही अपने हाथ पैर में कीलें ठोक ली। रंजीत बरेली के एसएसपी दफ्तर में पुलिस की शिकायत करने आया था। उसका आरोप है कि मास्क न पहनने पर पुलिस ने उसे डंडे मारे। जब उसने इसका विरोध किया तो चौकी ले जाकर उसकी आंख में पट्टी बांधी और उसके हाथ पांव में कीलें ठोक दी। मैं घर जा रहा था अपने 150-200 रुपए काम वाले लेके, और जैसे ही मैं घर एंट्री मारी थी वैसे बोले इधर आओ, मुझे बुलाया। किसने बुलाया? सिपाही ने नवाज चौकी के। अच्छा, कोई कर लेते वो टाइम पे। जब मुझे 4-5 डंडे मारे, भाई सर क्यों मार रहे हैं? बोलते तेरे पास मार्क्स गाली बक के, तो मैं सर मैं जेब में लगा ले रहा हूँ। बोला आप लगाया गाली बक के। फिर क्या हुआ? आपका कीले कितने ठोकी? क्या हुआ था? सर वो आगो पट्टी बांधी थी तो उसका कीले को ठोकी। किसने? चौकी के अंदर। लेकिन बरेली के एसएसपी का कहना है कि 24 तारीख को मास्क लगाने की चेतावनी देने पे रंजीत ने पुलिस से बदतमीजी की और भाग गया। उसके ऊपर 8 संगीन दफाओं में मुकदमा हुआ था। अब ये गिरफ्तारी से बचने के लिए हाथ में कील ठोंक कर आया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए इसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है, और ये घटना 24 तारीख की है और आज 26 तारीख को ये व्यक्ति अपने हाथ और पैर में कील लेकर आया है, जबकि ये मौके से ही फरार हो गया था और पुलिस लगातार इसके घर पर दबिश दे रही है। तो इस पूरे प्रकरण में अभी तक पुलिस के ऊपर कोई जो दुर्व्यवहार है या इस तरह की जो शिकायत है उसकी पुष्टि नहीं हुई है। एक शख्स हाथ पैर में ठुकी हुई कीलें लेकर के घूम रहा है। यह अजीब दर्दनाक नजारा है। इस बात की कोई और बड़ी जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई इस शख्स ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने हाथ पैर में खुद ही कीलें ठोक ली हैं या ठुकवा ली हैं। बरेली में रणदीप और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। सोशल मीडिया के बाद अब डिजिटल मीडिया पर भी केंद्र सरकार ने अपना शिकंजा तेजी से कसना शुरू कर दिया है। अब केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म से 15 दिन में जवाब मांगा है। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओटीटी ये जानकारी दी। ये आईबी मिनिस्ट्री ने कहा है 15 दिन के भीतर नए नियमों पर अमल की ये जानकारी मांग रहे हैं। कंपनी और निदेशक के नाम, पते, फोन नंबर की जानकारी मांगी गई है। शिकायत निवारण अधिकारी, सेल्फ रेगुलेशन की जानकारी मांगी गई है। अब तक 60 डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स ने कहा है कि रेगुलेशन की संस्थाएं बन रही हैं। ट्विटर और बाकियों को लेकर भी काफी खबरें सामने आई हैं। अब सोशल मीडिया को लेकर लाए गए नए नियमों को लेकर ट्विटर ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी है। ट्विटर ने बयान जारी करके कहा है कि भारत के लोगों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सेवा जारी रखने के लिए भारत के कानून का पालन करेंगे। हम पारदर्शिता के अपने सिद्धांतों पर चलते रहेंगे। कानून के दायरे में बोलने की आज़ादी, प्राइवेसी की रक्षा करते रहेंगे। अभी हम भारत में लोगों के बोलने की आज़ादी पर गंभीर खतरे को लेकर चिंतित हैं। साथ ही पुलिस का डर दिखाने के हथकंडों को लेकर भी चिंता है। नए नियम जो मुक्त खुली सार्वजनिक बहस को रोकते हैं, उनमें बदलाव के पक्ष में हैं।
भारत सरकार के साथ रचनात्मक बातचीत जारी रखेंगे। हमारा मानना है कि सहयोगी रवैया बनाए रखना अहम है। जनता के हितों की रक्षा करना नेताओं, उद्योग और सिविल सोसाइटी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारी सहयोगी रुबीना मोंगिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस पर और बातचीत के लिए। रुबीना, एक तरफ तो कहा जा रहा है ट्विटर की तरफ से कि सरकार जो कह रही है, जो नियम बनाए हैं उससे हम कंप्लाई करेंगे, उसको मानेंगे, जो भी यहाँ के लोकल लॉज हैं उनको लेकर, जो कि हर देश में होता है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी सख्त बातें भी उसने कही हैं कि मतलब प्रिवेसी को लेकर चिंतित हैं और बोलने की आज़ादी को लेकर चिंतित हैं, और गुंडा जो पुलिस का जो एक वहाँ पर हमने देखा था कैसे उनके दफ्तर में गए थे, उसको लेकर कह रहे। तो इसका पूरा मतलब क्या है? जी, जैसा कि आप जानते हैं, फेसबुक और गूगल ऐसे दो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने बोला है कि दिल एम टू कंप्लाई, पर 3 दिन बाद आज ट्विटर ने, जब उनके दिल्ली ऑफिसेज में पुलिस गई थी, 3 दिन बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है आज, जिनके बारे में उन्होंने दोनों की बात करी है, आईटी गाइडलाइंस की जो नई है और जो उनके साथ उनके ऑफिसेज में हुआ है। उन्होंने कहा है कि वो स्ट्राइव करेंगे, क्योंकि ट्विटर एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और हमारे इतने सारे भारतीय उस प्लेटफॉर्म पर हैं और अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेस करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करते हैं, तो उसको लेते हुए वो भारत में जैसे कुछ लॉज को स्ट्राइव करेंगे कि वो कंप्लाई करें, पर उसी के साथ वो मेंटेन करेंगे ट्रांसपेरेंसी रहे। और साथ ही उन्होंने जताया है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी चिंतित हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो 3 महीने की एक्सटेंशन मांगेंगे गवर्नमेंट से इन रूल्स को कंप्लाई करने के लिए, पर अभी भी वो इन रूल्स पे गवर्नमेंट के साथ बातचीत करते रहेंगे। एकदम से वो सारे रूल्स अभी नहीं मानेंगे, पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे कंसर्न जताए हैं, जैसे कि हमारी आईटी गाइडलाइंस में है कि एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए सारी ग्रीवेंसेस हैंडल करने के लिए, पर ट्विटर कहता है कि एक बंदा अगर सारी लीगैलिटी को अपने ऊपर ले लेगा तो इस प्लेटफॉर्म के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो उन्होंने इस बात के लिए भी बहुत कंसर्न जताया है। तो अभी वो 3 महीने की एक्सटेंशन के लिए अप्रोच कर रहे हैं और गवर्नमेंट से इन आईटी गाइडलाइंस के बारे में बात करते रहेंगे। वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि लोगों की प्राइवेसी और उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडिया में छीना जाए। जी, लेकिन जब वो कहते हैं कि हम कंप्लाई कर रहे हैं, मतलब अब हम ये समझें कि ये सारी चीज़ें अब लागू हो गई हैं, क्योंकि वक्त तो खत्म हो चुका है। जी, डेडलाइन तो ओवर हो चुकी है, पर हर कोई अपनी तरफ से अप्रोच करा है, जैसे कि व्हाट्सएप ने हाई कोर्ट अप्रोच करा है अपनी ट्रेसेबिलिटी क्लॉज के लिए। तो अगर ट्विटर को भी वो अप्रोच, आई एम श्योर वो गवर्नमेंट से अपनी तरीके से बात कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि उन्हें 3 महीने की एक्सटेंशन चाहिए इन सारे क्लॉजेस को देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्लॉजेस हैं इसमें। बहुत सारे क्लॉजेज हैं और सबको एक्सेप्ट करना, सबको आगे ले जाना मुश्किल होगा। क्या रुबीना, हम ये समझें कि अगर इस तरह के क्लॉजेज यहाँ भारत में एक्सेप्ट करता है ट्विटर जैसा बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो क्या उसको कहीं ना कहीं ये डर है कि बाकी देशों में भी उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी इस तरह की चीज़ें, या पहले से बाकी देशों में एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर उसको ज़्यादा समस्या हो रही है? नहीं, ऐसा कि हर देश के अपने लॉ ऑफ लैंड ज़रूर होते हैं, पर क्योंकि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, उनके आपके खुद की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, तो वो उस पॉलिसीज़ को मैंडेट मान के चलते हैं। तो चाहे अब वो किस कंट्री के साथ, किस गवर्नमेंट के साथ कैसे रहें, क्या करें, जैसे कि अभी कुछ पॉलिटिशियंस की ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बोल दिया गया था, उन्होंने बोला कि उस ट्वीट को रिमूव करो, पर ट्विटर ने वो नहीं करा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ट्विटर अपनी पॉलिसीज़, अपने गाइडलाइंस को लेकर चलता है, पर अभी क्योंकि ये लॉ ऑफ द लैंड है, ट्विटर क्योंकि इंडिया में अगर चालू रहे उसके लिए उसे कुछ ना कुछ तो कंप्लाई करना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका रुबीना इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो ट्विटर अभी और वक्त मांगेगा और कोशिश करेगा कि जिस हद तक हो सके वो जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी है, वो जिस तरह से ट्विटर पर बाकी जगहों पर बनी रहती है वैसे ही यहाँ पर भी बनी रहे, कह रहा है सरकार से बात करेगा। लेकिन क्या इसमें सरकार मानती है, नहीं मानती है? एक चीज़ ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा अगर सख्त नियम होते हैं, तो जिस तरह से ट्विटर ने कहा है कि वो बोलने की आज़ादी को लेकर चिंतित है, लोगों के लिए चिंतित है, तो ये एक छवि के लिए भी, देश की छवि के लिए भी कहीं ना कहीं एक मुश्किल खड़ी करता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में भले ही ऊपरी तौर पर सब ठीक दिख रहा हो, लेकिन अंदर खाने गठबंधन के तीनों दलों में तलवार खींची सी है। खासतौर पर प्रमोशन में आरक्षण पर रोक
ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को ठप करने का कांग्रेस ने विरोध किया है। आज महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। इसमें कांग्रेस के नेताओं की ओर से दोनों मुद्दों को उठाया जा सकता है। इसके अलावा मराठा आरक्षण का मुद्दा भी फंसा हुआ है। सांसद संभाजी राजे आज सुबह ही एनसीपी नेता शरद पवार से मिले हैं और शाम को पुणे में प्रकाश आंबेडकर से मिलने वाले हैं। कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विपक्षी दल नेता देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे। इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने कांग्रेस नेता और ऊर्जा मंत्री नितिन राउत से बात की है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में एक बार फिर से दरार पड़ती दिख रही है। खास करके प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दों को लेकर कांग्रेस इतनी आक्रामक हो चुकी है कि कई कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता और ऊर्जा मंत्री नितिन राउत जी। सर, आखिर इतनी नाराजगी क्यों उस फैसले को लेकर कि प्रमोशन में आरक्षण जो रद्द किया गया है? देखिए, पहले तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी यह छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को मानते हुए इस प्रदेश के अंदर आए हैं और उनके विचारों पे नींव पर ही शिवसेना पूरी पार्टी यहाँ पर खड़ी है। आज उनके सुपुत्र इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और 3 पार्टियां जो यहाँ पर इकट्ठा हुई है, जिसको महाविकास आघाड़ी हम कहते हैं, उन्होंने फुले शाहू आम्बेडकर जी का नाम लेकर बार बार इस प्रदेश के अंदर सत्ता में अपने आप को कायम रखा है। ऐसे वक्त जब दलित और मागास वर्गीय जो 33% लोग हैं, उन पर अगर कोई अन्याय हो रहा होगा तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग का अध्यक्ष इस नाते से उस पर आवाज उठाना मेरी जरूरत है और मैं उसको अपना काम भली भांति कर रहा हूं। और आज भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी तो मेरी मांग रहेगी कि जो 7 मई का जो जीआर निकाला गया, जिसमें खुले प्रवर्ग के लोगों को ही 100% पदोन्नति मिलेगी, मागास वर्गीय और दलित समाज को नहीं मिलेगी, यह सरासर कानूनन बात यानी संविधान के आधार पर हम पर अन्याय है। कांग्रेस इस सरकार की एक प्रमुख घटक है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कई फैसलों में कांग्रेस से पूछा ही नहीं जाता है, तो कांग्रेस कब तक ये अपमान सहती रहेगी? देखिए, महाविकास आघाड़ी की जब स्थापना हुई तभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, उसमें भी दलित मागास वर्ग के हितों की रक्षा की बात कांग्रेस पार्टी ने रखी। बीच के पीरियड में हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, इन्होंने खुद चिट्ठी लिखी प्रदेश के मुख्यमंत्री को और वह बात दोहराई थी और उस आधार पर आज जो 7 मई का जीआर निकला है वो विरोध में जा रहा है उसके, इसलिए हमको यह बात करनी पड़ रही है। धन्यवाद। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। वहीं एनसीपी के प्रवक्ता और मंत्री नवाब मलिक ने उल्टे कांग्रेस मंत्री नितिन राउत को ही कटघरे में खड़ा करते हुए बताया कि इस निर्णय के लिए नितिन राउत खुद दबाव बना रहे थे। अगर कोई बात करता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो कैबिनेट में बात करे या कोऑर्डिनेशन कमेटी में बात करे। सरकार का निर्णय सामूहिक होता है, ये लोगों को समझना पड़ेगा और इस तरह का निर्णय निकाला जाए, ये राउत जी स्वयं उसको परसू कर रहे थे। इस विषय में सबसे ज़्यादा वही मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे थे, सरकार के भीतर बात कर रहे थे। हमें लगता है कि अभी वो जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं ये उचित नहीं। बेहतर ये होगा कि मुख्यमंत्री से बात करें या कोऑर्डिनेशन कमेटी में बात करें, ये उनके लिए बेहतर है। 3 दल की सरकार है तो सार्वजनिक बयानबाजी उचित नहीं। हमारे सहयोगी सुनील सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, सबसे जो बड़ा सवाल यह है कि अगर मंत्री खुलेआम एक दूसरे को इस तरह से बोल रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो गठबंधन क्या खतरे में है? देखिए कादम्बिनी, गठबंधन कहीं से वैसे तो खतरे में नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ बयानबाजी ही सामने उभर कर आ रही है। दरअसल सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो अपने ही जो है या फिर शिवसेना और एनसीपी के ज़्यादातर मंत्रियों की ही चल रही है, कांग्रेस की चल नहीं रही है। लेकिन कांग्रेस अपना अस्तित्व दिखाने के लिए इसमें बयानबाजी जल्दी करती है, लेकिन वो एक फैसला नहीं ले पाती है कि क्या मुझे सरकार में रहना है या नहीं रहना है। यही वजह है कि कांग्रेस का बहुत कुछ असर ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा है और उनकी बयानबाजी जो उनके नेता कर रहे हैं या मंत्री कर रहे हैं, उसका असर भी बहुत कुछ सरकार पर होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। मंत्रिमंडल की बैठक जो थी वो खत्म हो गई है
जो जानकारी मिली है कि नितिन राउत ने वो मुद्दा जरूर उठाया है, लेकिन उस पर अभी उन्हें शांत रहने के लिए कहा गया है, बाद में बात करके फैसला लिया जाएगा। तो स्वाभाविक तौर पर बहुत कुछ होगा या ऐसा कह पाना बहुत मुश्किल है। ये जरूर है कि 3 दलों की जो महाविकास की आघाड़ी सरकार है उसमें कहीं न कहीं तकरार दिख रही है, यानी कि ऊपर से भले सब कुछ ठीक दिख रहा है लेकिन अंदर अंदर खास करके एनसीपी और कांग्रेस में तनातनी जरूर है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल गठबंधन ऐसा नहीं है कि खतरे में, जैसा हमारे सहयोगी सुनील सिंह बता रहे हैं, लेकिन तकरार जो है वो जबरदस्त चल रही है। अब आगे देखते हैं उस पर क्या होता है। लेकिन जो खबर फिलहाल सबकी जुबान पर है वो है मेहुल चोकसी की, जिसने एक बार फिर से गायब होने की कोशिश की। भारत से भागकर एंटीगुआ में रह रहा था और अचानक से उसके गायब होने की खबर आई थी। पीएनबी घोटाले के मास्टरमाइंड मेहुल को डोमिनिका से गिरफ्तार किया गया है। वो क्यूबा भाग जाने की फिराक में था। सूत्रों के मुताबिक वो बोट के जरिए कैरिबियन आइलैंड डोमिनिका पहुंच गया था। इधर एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउनी ने इशारा किया है कि मेहुल चोकसी को सीधे भारत भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने डोमिनिका से कहा है कि वो गैर कानूनी रूप से प्रवेश करने को लेकर उसे सीधे भारत को सौंप दे। चोकसी पीएनबी घोटाले के सामने आने से पहले ही जनवरी 2018 में एंटीगुआ चला गया था और उसने वहां की नागरिकता ले ली थी। It would appear that he may have entered the island illegally, possibly by boat. So the Dominican government is cooperating with the Antiguan and Indian governments. Mr. Choksi will be deported from Dominica. However, we have requested Prime Minister Skerrit and law enforcement in Dominica not to return him to Antigua, where he has legal and constitutional protection as a citizen. In fact, we have requested specifically that he be detained and to allow law enforcement in India to make the necessary arrangements with the Dominican government to have Mr. Choksi returned directly to India. वहीं मेहुल चोकसी के वकील ने एनडीटीवी से कहा कि मेहुल चोकसी की भारत की नागरिकता जा चुकी है। चोकसी को वापस एंटीगुआ को ही सौंपा जा सकता है। डोमिनिका से सीधे भारत भेजने का सवाल ही नहीं है। मेरा मानना है कि चोकसी अपनी मर्जी से डोमिनिका नहीं गया। मुझे इसमें कोई खेल नजर आ रहा है। और इस पर और जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी नीता शर्मा का। एंटीगुआ पुलिस में जो है वो कंप्लेंट दर्ज करवाई है, जिसके बाद छानबीन जो है वो शुरू हुई। 3 दिन बाद ये पता चला कि ये डोमिनिका में पहुंच गए हैं। एंटीगा के प्राइम मिनिस्टर खुद अब ये बोल रहे हैं कि वो डोमिनिका अथॉरिटीज से बोलेंगे, वहां के प्रधानमंत्री से बोलेंगे कि सीधा डोमिनिका से ही इसे भारत भेज दिया जाए, क्योंकि एंटीगा में वहां पर इसके खिलाफ 2 केसेस चल रहे हैं। एक सिटीजनशिप को लेकर केस चल रहा है और एक एक्सट्रेडिशन को लेकर चल रहा है। जबकि जो डोमिनिका है वहां पर भारत की बेशक से संधि नहीं है, एक्स्ट्राडिशन संधि नहीं है, लेकिन डिपोटेशन के ऊपर जो है वो भारत डिप्लोमेटिकली अब जोर दे सकता है, क्योंकि हमें ये भी याद कराना जरूरी है सबको कि अभी फरवरी में ही भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत डोमिनिका को तकरीबन 50 से 60 हजार वैक्सीन जो हैं वो मुहैया करवाई थी। वहां के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया था। तो ये वैक्सीन मैत्री जो है वो कहीं मेहुल चोकसी के लिए भारी ना पड़ जाए, ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन यहाँ पे इंडिया में हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि भारत जो है डिप्लोमेटिकली इसे रेज करेगा, क्योंकि एनी इलीगल फॉरेन इमाइग्रेंट जो इलीगली एंटर करता है किसी भी देश में, उसे वापस भेजा जा सकता है, उसे डिपोर्ट किया जा सकता है। और जहां तक भारत सरकार का सवाल है, उसका एक्सट्रेडिशन के मुकाबले में डिपोर्टेशन में उसका ग्राफ काफी हाई है। भारत को सबसे ज्यादा डिपोर्टेशन जो हैं वो यूएई से हुए। इस बीच जो मिस्टर विजय अग्रवाल हैं, जो मेहुल चोकसी के लॉयर हैं, उन्होंने भी एक एनडीटीवी को बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कानूनों का हवाला दिया है कि किस तरह से एक्शन जो पासपोर्ट एक्ट का सेक्शन 17 और 23 है, उसके तहत उसे सिर्फ एंटीगा ही डिपोर्ट किया जा सकता है, ना कि कहीं और। साथ में जो एंटीगन हाई कोर्ट है उसकी जो रिक्वेस्ट है कि उसे भारत वापस ना भेजा जाए, वो भी अभी जो है वो पेंडिंग है। साथ में मिस्टर विजय अग्रवाल का ये कहना है कि वो जिस रहस्यमयी तरीके से वो एंटीगा से डोमिनिका पहुंचे, वो भी एक इन्वेस्टिगेशन करने वाली बात है, क्योंकि जब वो लास्ट टाइम गायब हुए थे तब भी मिस्टर अग्रवाल ने ये बात बोली थी कि सीआईडी जो है वो बार बार लोग सीआईडी कर रहे थे। तो उनका ये कहना है कि एंटीगा की सीआईडी जो है वो उन्हें उठा के शायद वहां से ले गई है, ऐसा वो इंडिकेशन दे रहे हैं।
हैं, लेकिन साफ तौर पे कह रहे हैं कि एज पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल्सो जो ये मिस्टर चोकसी हैं उन्हें एंटीगा ही भेजा जा सकता है। कल सीबीआई के नए निदेशक जो आए हैं सुबोध जायसवाल, वो भी काफी देर तक RANW और IB में रह चुके हैं। इंटरनेशनल फोरम में उन्होंने काफी लाइजनिंग का काम भी किया है। तो ऐसे में देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले दिनों में मेहुल चोकसी का क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवाती तूफान यास से हुई तबाही का जायजा लेने कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले भुवनेश्वर पहुंचेंगे और वहां समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद वो बालासोर, भद्रक और ईस्ट मिदनापुर के तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। उसके बाद पश्चिम बंगाल में समीक्षा बैठक करेंगे। हमें गांव-गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें भारत ने 2 हफ्ते में 2 तूफान झेले, एक अरब सागर में ताउते, दूसरा बंगाल की खाड़ी में यास। मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है कि अरब सागर में ताकतवर तूफानों की संख्या बढ़ रही है। सुबह सुबह ओडिशा के तट से जब तूफान यास टकराया तो उसकी रफ्तार 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जो तबाही मचाने के लिए काफी थी। हालांकि बीते हफ्ते गुजरात महाराष्ट्र के तटों पर आए ताउते से कुछ कम, जो टकराते समय 180 किलोमीटर की रफ्तार पर था। मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर M महापात्र मानते हैं कि अब अरब सागर में बड़े तूफान पहले से ज्यादा आ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि पिछले एक हफ्ते में भारत को 2 साइक्लोन से निपटना पड़ा है, वेरी सीवियर कैटेगरी के साइक्लोन से, और तटीय इलाकों में विशेषकर जो लोग रह रहे हैं, लाखों लोग को जो वहाँ से रिहैबिलिटेट आपको करना पड़ा, हटाना पड़ा, उनके मन में ये चिंता है कि क्या ये एक ट्रेंड है जो आगे भी बना रहेगा और क्या इसकी वजह क्लाइमेट चेंज है, क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है भारत के तटीय इलाकों में। इसके लिए एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट कमेटी बना हुआ है। फॉर्चुनेटली मैं यही एक्सपर्ट कमेटी का मेंबर हूँ। हम सभी ओशन बेसिन में क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसको एनालिसिस किए हैं। बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी को हम अलग अलग करके एनालिसिस किए थे। एनालिसिस से ये प्राप्त होता है कि अरबियन सी में जो इंटेंस साइक्लोन्स बन रहा है उनका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। 1990 से एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंस साइक्लोन्स ओवर अरबियन सी। बे ऑफ बंगाल में ये इंटेंस साइक्लोन्स का कोई ट्रेंड नहीं है, ट्रेंडलेस है, यानी बढ़ नहीं रहा है कि कम नहीं हो रहा है। और एक फाइंडिंग हमारे रहा कि ये जो साइक्लोन्स अरबियन सी में इंटेंस साइक्लोन्स बढ़ रहा है, इसको हम क्लाइमेट चेंज के साथ एट्रीब्यूट कर सकते हैं, मगर विथ लो कॉन्फिडेंस, क्योंकि इतना सारे स्टडी नहीं है जिसमें हम हाई कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में आ रहे तूफान पहले जैसे ही हैं। हाँ, वे कम रफ्तार से टकराते हैं और ज्यादा देर तक रहकर नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं। जैसे हमने बताया कि अरेबियन सी में साइक्लोन्स का फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रहा है, इंटेंस साइक्लोन का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है जो कि ज्यादा डैमेजिंग है। इसके लिए हमको तैयार होना पड़ेगा और भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से हमारा जो ऑब्जर्वेशनल सिस्टम से, मॉडलिंग सिस्टम से, कम्युनिकेशन सिस्टम से, अर्ली वार्निंग सिस्टम से, इसको हम निरंतर डेवलप कर रहे हैं। मौसम विभाग के आकलन के मुताबिक ताउते ने लक्षद्वीप से राजस्थान तक करीब 1800 किलोमीटर की दूरी तय की, जबकि यास ने करीब 1000 किलोमीटर का सफर किया। साइक्लोन ताउते का असर 5.5 दिनों तक भारतीय तटीय इलाकों में रहा, जबकि यास का असर 4 दिन तक रिकॉर्ड किया गया। हालांकि यास के असर से तटीय इलाकों में ताउते के मुकाबले ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। जाहिर है अरब सागर से सटे तटीय इलाकों में तूफान से निपटने की चुनौती बड़ी होती जा रही है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।
कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और उद्योग चेंबर यानी सीआईआई के प्रमुख उदय कोटक ने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार को करेंसी नोट छापने की सलाह दी है। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि दूसरी लहर ने इकोनॉमी को बड़ी चोट पहुंचाई है। बातचीत में उदय कोटक ने कहा कि सरकार को दो तरह से राहत के उपाय करने चाहिए। पहले कमजोर आर्थिक वर्ग की मदद के उपाय और दूसरा उन सेक्टर की सुध लेना जिस पर कोरोना की दूसरी लहर की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। उदय कोटक के मुताबिक अब सरकार के लिए बड़े कदम उठाने का वक्त आ गया है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी के दिए जाने वाले कर्ज को क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 3 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ करने पर विचार करना चाहिए। I think the time has come now for us to consider a fiscal expansion to support the economy. And this expansion needs to take two parts. One is to the bottom of the pyramid, where just as the government has been doing on food, to expand on the food side and medical side. Simultaneously, work programs strengthen further like NREGA. And third, even direct cash transfers to the poorest for meeting their day-to-day essentials. And when it comes to an actual direct cash transfer, would you have some kind of amount or number in mind as to what would be a suitable amount? We should be considering between 0.5% to 1% of GDP. GDP on a nominal basis of India is around 200 lakh crores. So I would say between 1 to 2 lakh crores. Do you think that we are or we should be able to afford this kind of spending? In my view, this is a time for us to be able to expand the balance sheet of the government, duly supported by the RBI, which should deficit finance a part of the government's expanded balance sheet rather than letting that go to the market borrowing, which means the RBI's balance sheet will be expanded, what is known as monetary expansion or printing of money. Time has come for us to be doing some of that, because unless we can protect growth through this period over the next 1 year, we run the challenge of trend growth rate getting more gradual on a long-term basis. Okay, that's significant, sir. You're saying even if it comes to having to print money, this is the time to do it. Absolutely. If not now, when? कर्नाटक में पिछले 1.5 महीनों के अंदर कोविड से संक्रमित मरीजों की मौत का ग्राफ तेजी से ऊपर गया है। गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इसी दौरान 500 से 750 लोगों की जान होम आइसोलेशन में गई। सरकार होम आइसोलेशन में होने वाली मौतों से इनकार नहीं कर रही। बेंगलुरु शहर के विल्सन गार्डन का गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल अब इसे स्पेशलाइज्ड कोविड केयर सेंटर में बदल दिया गया है, जहां 1/3 बेड ऑक्सीजन वाले। यहां ऐसे मरीजों को रखा गया है जो बहुत गंभीर नहीं है, क्योंकि होम आइसोलेशन को लेकर अब सवाल उठने लगे। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 1.5 महीने के दौरान जब कर्नाटक में हर रोज कोविड संक्रमण के 20 से 40 हजार केस सामने आ रहे थे, तब लगभग 750 मौतें होम आइसोलेशन के दौरान हुई। Could have happened. Not that it has not happened. It could have happened. मैं इन मौतों से इनकार नहीं कर रहा हूं, ना ही छुपा रहा हूं। ऐसा हुआ होगा क्योंकि कई बार जानकारी की कमी की वजह से मरीज सही वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचते। ऐसे में देर होने से कई लोगों की जान गई है। Because of these reasons, some of this casualty or fatality could have happened. इन कोविड केयर सेंटर्स में 60% से ज्यादा बेड्स खाली हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि होम आइसोलेशन बेहतर है। लेकिन सरकार अब ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जिन लोगों की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उन्हें इन सेंटर्स में ही लाया जाए, यहीं उन्हें रखा जाए, क्योंकि सरकार अब जोखिम उठाना नहीं चाहती। बेंगलुरु शहर के साथ साथ राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में या तो ऐसे सेंटर शुरू हो चुके हैं या होने वाले हैं। बेंगलुरु में पहले से चल रहे सेंटर्स के अलावा इन नए सेंटर्स में 3,300 बेड्स हैं, जिनमें से 1/3 बेड ऑक्सीजन वाले हैं। इसी तरह पूरे राज्य के अस्पतालों में करीब 19,000 बेड्स हैं, जिनमें से 1/3 बेड्स के साथ ऑक्सीजन है। लेकिन
ज्यादातर खाली है। अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और दूसरे स्टाफ की कमी की भी शिकायत है। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स हु विल गो ऑन रिपोर्ट। हमने 1100 के आसपास जनरल ड्यूटी डॉक्टर्स की बहाली की है गांवों और तालुकों में, ताकि वहां के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर कमी न हो। दैट इज द हेल्थ केयर ब्लॉक्स, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ दिस हेल्थ केयर सिस्टम। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उन मरीजों को इन सेंटर्स पर लाने की जो संक्रमित है, जिनमें लक्षण भी है, लेकिन वो न तो RT-PCR टेस्ट के लिए तैयार होते हैं, न ही इन सेंटर्स में दाखिले के लिए। और ये स्थिति शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। कोरोना के कचरे का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। बात हो रही है कोविड मेडिकल वेस्ट की, जो अस्पताल और घरों में आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से भी निकलता है। अस्पताल के साथ साथ ख्याल उन लोगों को भी रखना है जिनके यहाँ ऐसे मरीज हैं। इधर उधर फेंकने की लापरवाही खतरे को न्योता दे सकती है। इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस हैं। ये कोरोना का कचरा है। मामले बढ़े तो इस कचरे का बोझ भी बढ़ा। पीले रंग के बैग में डला ये कचरा अस्पताल और घरों से प्लांट में पहुंचता है, जहां भारी भरकम मशीनों के जरिए इसको जलाया जाता है। कचरे के प्लांट तक पहुंचने का सफर यूं ही नहीं तय होता। घर से निकलने वाले कोरोना के कचरे के उठाने की जिम्मेदारी लोकल बॉडीज की होती है। फिर अस्पतालों और घरों से जमा किए कचरे को अलग अलग जगहों पर इकट्ठा किया जाता है और फिर तौलने के बाद प्लांट तक पहुंचाया जाता है। पूरा जिस हिसाब से बढ़ जाता है तो समझ लो मरीज बढ़ गया है। जैसे अब मई के महीने में और अप्रैल के महीने में कुछ ज़्यादा कूड़ा आ गया। कभी 70 किलो आ रहा है, कभी 75 किलो आ रहा है, कभी 100 किलो भी आ रहा है, 200 किलो भी आया है। और अब जो है कम होता चला जा रहा है। आज की डेट में, कल की डेट में 30-32 किलो कूड़ा था, उससे पहले 9 किलो कूड़ा था। तो इससे पता चल जाता है कि हाँ भी अब पेशेंट थोड़ा कम होता चला रहा है। इसको लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले साल गाइडलाइन बनाई और इसको 4 बार अपडेट भी किया गया है। कोरोना के मामले आने के बाद से अब तक 38,680 मीट्रिक टन से ज्यादा कोविड मेडिकल वेस्ट पूरे देश से निकला है। इसमें सिर्फ इस साल मार्च से अब तक पूरे देश में 10,060 मीट्रिक टन कोरोना का मेडिकल वेस्ट निकला। इस साल फरवरी में जहां रोजाना औसतन 53 मीट्रिक टन ये कचरा निकलता था, वहीं मई के महीने में ये बढ़कर रोजाना 226 मीट्रिक टन जा पहुंचा। पहली लहर में कम मामले आने के बावजूद ये मात्रा ज्यादा थी, क्योंकि लोग इसमें बचा हुआ खाना भी शामिल कर रहे थे। इस कचरे के मामले में अव्वल महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान हैं। हम डेटा पर निगाह रखे हुए हैं। कोविड-19 का रोजाना कितना कचरा निकल रहा है, इसको एक ट्रैकिंग ऐप के जरिए देखते हैं। इसका नाम है कोविड-19 BMW ट्रैकिंग ऐप। ये ऐप देश के 7200 वेस्ट जनरेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। रोजाना इसमें आंकड़े चढ़ाए जाते हैं और हम इसकी निगरानी करते हैं। वेस्ट जनरेशन बायोटिक वेस्ट लिमिटेड कंपनी के पास दिल्ली के 5 जिले हैं। 20 रुपए किलो के हिसाब से दर है, पर समय से पैसा भी नहीं मिलता। छोटे छोटे एरिया में जाकर के बायो मेडिकल वेस्ट उठाना और उसको साइट तक पहुंचाना, उसको निस्तांतरित करना, ये बड़ी चुनौती थी। उसके लिए हमने कोविड हेल्पलाइन जारी की 1800-800-8527। चिंता और चुनौती के बीच बात जिम्मेदारी और जवाबदेही की भी है, जो सरकार से लेकर आम लोगों पर भी लागू होती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।